मुबारक हो, आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। आपकी बहू गर्भवती है। यह सुनते ही मनोरमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या सच में मेरी बहू गर्भवती है? हाँ बहन, हाँ, तुम्हारी बहू गर्भवती है और तुम दादी बनने वाली हो। वैसे मैं तो मॉडर्न सास हूँ, लेकिन देखा जाए तो मुझे इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। ये दिन तो सच में कमाल का दिन है। आज तो मैं झूम झूम कर सबको बता दूंगी कि मेरी बहू गर्भवती है। मनोरमा खुशी से पागल हो जाती है और अपने घर में गाने बजाकर नाचना शुरू कर देती है। मेरी बहू गर्भवती है, मेरी बहू को बच्चा होने वाला, मैं दादी बनने वाली हूँ। ओए होए, आज तो खुशियों का दिन आया है। मनोरमा की खुशी को देखकर पंक्ति भी खुश होती है। देख रहे हो जी, माँ जी को कितनी खुशी है मेरे गर्भवती होने पर। जब खुशखबरी इतनी बड़ी है तो खुश होना तो लाजिमी है ना। अनुज और पंक्ति बात कर ही रहे थे कि तभी मनोरमा नाचते हुए घर के बाहर आ जाती है। मनोरमा थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी और वो थोड़े फैंसी और मॉडर्न कपड़े पहनती थी। वो अपने घर के बाहर नाचते हुए मोहल्ले वाले लोगों को सुना सुना कर कहती है, ओए होए, मेरी बहू गर्भवती है। ओए होए, उसे बच्चा होने वाला है। ओए होए, मेरे घर खुशियां आने वाली। ओए होए, मेरी बहू गर्भवती है। मनोरमा के इस तरह चलने पर गली मोहल्ले की सभी औरतें बाहर निकलकर मनोरमा को देखने लगती हैं और आपस में एक दूसरे से कहती हैं, हे भगवान, सत्यानाश, इस औरत में जरा भी शर्म नहीं है। देखो ना जरा, अपनी बहू की गर्भवती होने की खबर कैसे मोहल्ले में सुना रही है। ये औरत तो शुरू से ही बेशर्म है। पता नहीं इसकी बहू इतनी बेशर्मी कैसे बर्दाश्त कर लेती है इसकी। ये तो कभी भी कुछ भी कर देती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है। शर्म तो है ही नहीं सास के अंदर। अरे आजकल की सास ऐसे थोड़ी ना होती है। अरे थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए थी। इसकी इकलौती बहू थोड़ी ना है जो गर्भवती होती है। ऐसे जता रही है जैसे पता नहीं इसकी बहू अनोखी गर्भवती हुई है। इस तरह मोहल्ले की औरतों की बातों को नजरअंदाज करते हुए मनोरमा अपनी मौज मस्ती में कूदती है, नाचती है और खुशियां मनाती है। लेकिन कमरे की खिड़की से पंक्ति ये सब सुन रही होती है। वैसे इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी तो मैं गर्भवती हुई ही हूँ। माँ जी को इस तरह मोहल्ले में नाचने की जरूरत ही क्या थी। मोहल्ले में नाचने कूदने के बाद मनोरमा घर में आती है। उसे देखकर पंक्ति कहती है, माँ जी, लोगों के सामने इस तरह नाचने कूदने की आपको क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, गली मोहल्ले में लोग आपके बारे में क्या कुछ नहीं कहते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुझे किसी की कोई बातों का बुरा नहीं लगता। अरे जिसको जो कहना कहे, मैं तो भाई जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। दुनिया की औरतें तो मुझसे जलती हैं क्योंकि मैं उनसे ज्यादा मॉडर्न हूँ, फैशनेबल हूँ। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। चलो मैं अब चलती हूँ, मुझे तैयार भी होकर जाना है, मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है। मनोरमा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और पंक्ति अपने मन ही मन मुस्कुराकर कहती है, चाहे जो भी बोलो, मेरी सास है तो अच्छी और मुझे उनकी अटपटी बातें भी अच्छी ही लगती हैं। लेकिन दुनिया वालों को कैसे समझाऊं? पंक्ति इतना कहकर अपने सिर पर हाथ मारती है और इधर मनोरमा कमरे में आकर बहुत फैशनेबल ड्रेस निकालती है जो थोड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन ठंड के हिसाब से वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। ठंड तो बहुत है, लेकिन फैशन के दौर में ठंड की चिंता ना करें। आज तो पूरी पार्टी में सिर्फ मैं ही छाने वाली हूँ। मेरे जितना कोई और मॉडर्न होगा ही नहीं पार्टी में। मनोरमा ऐसा सोचकर पार्टी के लिए निकल जाती है। पार्टी में जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि पूरी पार्टी में सबने नई साड़ियां पहनी होती हैं। थोड़े गर्म स्वेटर भी पहने होते हैं, जिन्हें देखकर मनोरमा खुद से ही कहती है, ये लो जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इतनी ठंड में इतनी बढ़िया फैशन भी हर किसी के बस की बात नहीं है करना। आज तो मैं पूरे मोहल्ले में छा चुकी हूँ। देखा जाए तो मेरी सहेली का बर्थडे है, लेकिन बर्थडे गर्ल तो मैं लग रही हूँ। मनोरमा में ऐसा खुद से कहकर शर्माती है और फिर अपनी सहेली के पास जाती है, जहां उसकी सहेली संगीता उसके कपड़े देखकर हंसने लगती है और कहती है, अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल जोकर बनकर आई हो। जरा मौसम को देखकर तो कपड़े पहनना चाहिए था तुम्हें। मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसा ट्रेंड चलेगा वैसे ही तो कपड़े पहने जाएंगे। ठंड कौन देखने वाला है? ट्रेंड छोड़ो, ये तो बेशर्मी है। जरा तुम्हें अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था। इस तरह के कपड़े पहनना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी तुम ढीठ हो ना, किसी की सुनने वाली थोड़ी हो। तुम्हें समझाने वाला ही महामूर्ख होगा। ये सुनकर मनोरमा को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपनी सहेली संगीता से कहती है, अभी क्या बुराई है मेरे कपड़ों में जो तुम इतना कुछ बोल रही हो? अरे मैंने जो भी पहना है उसे यहाँ के माहौल के हिसाब से पहना है। और तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए ना कि मुझे मेरे कपड़ों से जज करना चाहिए। खैर छोड़ो, आज मुझे तुम्हारी बातों का बहुत बुरा लगा। अपनी पार्टी में मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा पार्टी से निकल आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं।
घर आकर वो अपनी बहू को इन सब के बारे में बताती है। बस इसीलिए मैं उस लो स्टैंडर्ड टाइप की पार्टी से निकलकर वापस घर आ गई। मुझे ऐसी पार्टी में नहीं जाना जहाँ लोगों को जज करने के अलावा और कुछ ना आता हो। लेकिन माँ जी, अगर अब थोड़ा सा ध्यान दे तो लोगों का कहना बुरा भी नहीं है। बस आपको लगता है आपको थोड़ा संभल कर कपड़े पहनना चाहिए। मौसम के हिसाब से ही कपड़े ठीक नहीं है और फिर आप जब भी बाहर जाती हो तो ऐसे ही कपड़े पहन कर जाती हो। देखा बहू, तुमने भी मुझे नहीं समझा। मुझे कोई नहीं समझ सकता सिवाय मेरे फोन के। मनोरमा अपना फोन लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो सारा समय अपना फोन ही चलाती है, लेकिन अपनी गर्भवती बहू पर जरा ध्यान नहीं देती। कभी मॉडल टाइप के कपड़े पहनकर रील बनाना, तो कभी छत पर जाकर अपने फैशनेबल कपड़ों में शूटिंग करना। इधर संस्कारी शरीफ बहू बेचारी क्या ही करती। गर्भवती होने के बाद भी वो घर को संभालती है, घर के सारे काम करती और अपने आप को भी देखती है। माँ जी, अनुज जी ऑफिस में हैं और वो किसी मीटिंग में बिजी हैं। आज मेरा टेस्ट है, आप मेरे साथ चल दीजिए प्लीज। सॉरी, आज तो मुझे एक फैशन के स्टूडियो जाना है। वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहाँ बहुत बड़ी मॉडल आने वाली है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इतना कहकर मनोरमा अपना बैग उठाती है, स्टूडियो पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारी मॉडल्स कैटवॉक कर रही होती हैं। वो उनको शूट करती है जिससे वो उनकी कॉपी कर सके। इधर बेचारी पंक्ति अकेले हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आती है। काश कि मेरी माँ मेरे पास होती। लोग कहते हैं कि सास साथ हो तो माँ की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरी सास इतनी बेशर्म है कि उसे ये भी नहीं दिखाई देता कि उसकी बहू गर्भवती है। मेरा ध्यान तो रखना बहुत दूर, वो घर में ही नहीं टिकती हैं। इस तरह पंक्ति को परेशान होते हुए पूरे 5-6 महीने हो जाते हैं, जिसके बाद एक दिन मनोरमा बहुत खुश होकर पंक्ति के पास आती है और कहती है, मेरी प्यारी बहू, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है। अरे पार्टी नहीं, तुम्हारी गोद भराई होने वाली है। तुम्हें 6वां महीना लग गया और तुम्हारी गोद भराई की रस्म होना बहुत जरूरी है। मैंने सभी औरतों को इनवाइट किया है और बहुत सारी मॉडल भी आएंगी। ये पार्टी तो तुम्हें हमेशा याद रहने वाली है। ये सुनकर पंक्ति अपने मन में सोचती है, चलो मेरा ध्यान कम सही, लेकिन कम से कम मेरी सास को इतना तो ध्यान है कि मेरी गोद भराई की रस्म होनी है। वैसे माँ जी की खुशी को देखकर लग ही रहा है जैसे मेरी गोद भराई की रस्म बहुत अच्छी होने वाली है। पंक्ति ने अब अपनी गोद भराई की रस्म के लिए बहुत सी उम्मीदें लगा ली थी और यहाँ मनोरमा पूरी तैयारी में थी। अपनी बहू के लिए उसने कई सारे तोहफे भी लिए थे गोद भराई के। इसी के साथ उसने एक बहुत बड़ी डिजाइनर से शॉर्ट ड्रेस में एक ड्रेस बनवाई थी। इस गोद भराई पर मैं सबके सामने ऐसा नाचूंगी कि सब लोग देखकर हैरान ही हो जाएंगे। 2 दिन के बाद गोद भराई की रस्में आती हैं। मनोरमा ने सारी तैयारी बहुत अच्छे से की होती है। चारों तरफ साज सजावट बहुत सुंदर लगती है। सब कुछ देखकर पंक्ति को भी खुशी होती है। सभी मेहमान भी आ जाते हैं, लेकिन मनोरमा का तो कुछ अता पता ही नहीं था। और कहाँ है मनोरमा बहन, कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और एक रोशनी आती है जहां मनोरमा शॉर्ट ड्रेस पहने डांस शुरू करती है। हे भगवान, ये क्या, फिर से मेरी बेशर्म सास ने सब कुछ गोबर कर दिया। मैं भी तो सोच रही थी कि तमाशा क्यों नहीं हुआ, आखिर बेशर्म सास ने अपनी बेशर्मी दिखाई दी। ये गोद भराई की रस्म थी या फिर मुजरा? ये सारी बातें सुनकर पंक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं कि कोई मेरी सास को जज करे। उनका जो मन करेगा वो वही करेंगी, ये उनकी पर्सनैलिटी है। हो गई गोद भराई की रस्म, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। पंक्ति के गुस्से के आगे सब लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पंक्ति रोने लगती है। अपनी बहू को देखकर मनोरमा को बुरा लगता है कि इतने में उसका बेटा कहता है, देखा माँ, आज अपनी मनमानी करने के चलते आपकी वजह से कितना बड़ा तमाशा हो गया। अरे क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनकर सबके सामने नाचने की। ये उम्र आपकी ये सब करने की नहीं है। आपको ये छोटी सी बात समझ नहीं आई आज तक। मुझे माफ कर दो बहू और बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया और अपनी मनमानी की और जरा भी शर्म नहीं रखी। अपनी ही बहू की गोद भराई में मैं बेशर्मी से डांस कर रही थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मनोरमा अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ समय बाद फिर से गोद भराई की रस्म रखती है, जिसमें वो अपनी बहू के ससुराल वालों को बुलाती है। इस बार गोद भराई की रस्म पूरी रीति रिवाज के साथ होती है। आखिर में सब सही हो जाता है और पंक्ति कुछ समय बाद एक बेटे को जन्म देकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। सुजाता अपनी बहू पाखी का घर में स्वागत करते हुए कहती है, बहू, आज से यही तेरा घर है। मुझे पता है कि तू भी गरीब घर से आई है, लेकिन हमारे हालात काफी ज्यादा खराब हैं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे अपने घर की कमियां नहीं बल्कि खूबियां देखनी है।
बहुत ही समझदार है बहू तू। चल थोड़ा आराम कर ले। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तू अभी से सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सुजाता अपनी बहू का बड़े प्यार से स्वागत करती है। अगली सुबह ही पाखी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए कि मैं सबके लिए क्या बनाऊं? बहू, जो तुझे अच्छा लगता है तू वही बना ले। अपनी सास की बात सुनकर पाखी रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। मैं सबके लिए आलू पूरी बना देती हूँ और मीठे में रबड़ी बनाऊंगी, जो मुझे अनीता भाभी ने सिखाई थी। पता नहीं सबको पसंद आएगी भी कि नहीं। आएगी, दूध तो है, रबड़ी ही सही रहेगा बनाना। पाखी सबके लिए आलू पूरी और मीठे में रबड़ी बनाकर सबको देती है। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनाया है खाना। ये रबड़ी है ना? हाँ। ये तो सबसे बढ़िया है। अरे तो कोई अमीरों वाले डिश लग रही है। मैंने तो आज पहली बार खाई है। ये बहुत अच्छी बनाई है बहू तूने ये रबड़ी। माँ जी, ये मुझे मेरी अनीता भाभी ने सिखाई थी। जहाँ माँ काम करने के लिए जाती थी ना, वहाँ एक बार मैंने खाई थी। तो फिर मैंने अनीता भाभी से कहा था कि मुझे बनाना सीखना है। उन्हें आता था, इसीलिए उन्होंने मुझे ये बनाना सिखा दिया था। आप सबको अच्छी लगी, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। अच्छा चल ठीक है बहू, काम पर भी जाना है, मैं जाती हूँ। मोहल्ले में सब इंतजार कर रहे होंगे। पंकज और सुजाता दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। पंकज जैसे ही फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ उसका मालिक दीनानाथ उससे कहता है, पंकज, अब से तुम काम पर मत आना। अब सर्दियों का सीजन चल रहा है और सर्दी में कूलर तो कोई खरीदेगा ही नहीं और बिना बात के तनख्वाह में दे नहीं पाऊंगा, तो अब से काम पर मत आना। लेकिन मालिक, मेरे बारे में तो थोड़ा सोचिए ना। मैं कहाँ काम करूंगा? कोई और काम होगा मेरे लायक, वो दे दीजिए, मैं वो भी कर लूंगा। अगर होता पंकज तुम्हारे लिए कोई काम तो मैं तुम्हें मना ही नहीं करता, लेकिन नहीं है ना कोई काम, तो अब मैं तुम्हें क्यों ही रखूं बेमतलब। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। पंकज फैक्ट्री से जाने के बाद कई जगह और काम देखता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। शाम को जब वो घर आता है तो अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है। माँ, अभी तो कोई काम मिलने से रहा और हमारे ऊपर शादी की वजह से थोड़ा कर्ज भी हो गया है। हाँ ये तो है, पर हम ऐसे ही तो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते ना। बहू तू भले ही नई आई है, मैं तुझे ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तू तो देख ही रही है ना अभी हमारे सर पर कितनी मुसीबत है। तो तू मेरे साथ मोहल्ले में चलेगी? अगर तू भी मेरी मदद करेगी तो काम भी जल्दी होगा और हमें पैसे भी ज्यादा मिल पाएंगे, क्योंकि मैं अकेले ही 3-4 घर में काम करती हूँ। अगर तू रहेगी तो ज्यादा घर पकड़ लेंगे हम। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब दोनों सास बहू पूरे मोहल्ले में जाकर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। माँ जी, मैं इस वाले घर में काम कर लेती हूँ, आप दूसरे घर में चले जाइए। ठीक है बहू। इस तरह दोनों सास बहू मोहल्ले में कई घर पकड़ लेते हैं। कुछ दिनों बाद पाखी और सुजाता दोनों एक ही घर में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के मालकिन प्रभा परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? मेरे घर पर गेस्ट आने वाले हैं और आज ही खाना बनाने वाले को छुट्टी लेनी थी। ऐसे तो मेरी नाक कट जाएगी। बाहर का खाना खाने से उन्होंने साफ मना कर दिया है और घर पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मालकिन, आप परेशान क्यों हो रही हैं? साफ सफाई मैंने कर दी है, खाना मेरी बहू बना देगी। मेरी बहू भी अच्छा खाना बना लेती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पक्का ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मेरे मेहमानों के आगे नाक नहीं कटनी चाहिए। नहीं मालकिन, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरी बहू सब संभाल लेगी। फिर तो ठीक है। अच्छा, अपनी बहू को जरा ये बता देना कि मीठे में भी कुछ बना दे। बाकी सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती है और मीठे में सबके लिए रबड़ी बनाती है। खाना तो बन गया है, मालकिन के शायद गेस्ट भी आ गए होंगे, बाहर जाकर देखती हूँ। बाहर गेस्ट भी आ चुके थे। पाखी सबके लिए खाना लगा देती है। सब लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह प्रभा, क्या रबड़ी है, इतनी यमी और टेस्टी। ऐसा लगा कहीं बाहर से मंगवाई है। ये खाकर तो मुझे डाउट हो रहा है, तू कहीं अंदर ही अंदर कोई अपनी स्वीट्स की शॉप तो नहीं खोल रही ना? देख, अगर खोल रही है तो मुझे बता दे, तेरी सबसे बड़ी कस्टमर तो मैं ही बन जाऊंगी। इतनी टेस्टी रबड़ी हर रोज खाने को आऊंगी।
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये रबड़ी मैंने नहीं बल्कि सुजाता की बहू पाखी ने बनाई है। अरे पाखी, सुजाता, दोनों इधर आना। दोनों सास बहू वहां आती हैं। सच में बहुत बढ़िया रबड़ी थी। अच्छा तुम मेरे लिए भी बना दो। अरे मेरे लिए भी बना देना, बहुत अच्छी बनाई है। देखो तुम्हारी रबड़ी तो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। मैं कैसे बना सकती हूँ, मुझे तो घर भी जाना है। यहाँ मैं बस एक तो घर ही करती हूँ, मुझे घर का भी काम करना पड़ता है ना। देख रही हो, हमने जरा सा भाव क्या दिया, इसके तो वैसे तेवर ही बदल गए। ये लो फोन, जब भी हमें चाहिए होगा ना तो हम बोल देंगे, तब तुम बना देना। इतना तो कर ही सकती हो ना। माँ जी आप बताइए, ये सही रहेगा? बहू तुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो मुझसे क्यों पूछ रही है? अरे तुझे और काम मिल रहा है, इसमें तो हमारे लिए अच्छा है ना। इसके बाद पाकी फोन लेकर घर आ जाती है और रात का खाना बनाने लगती है। अच्छा हुआ कि मुझे भी रबड़ी बनाने का काम मिल गया। जब कभी उन्हें खाने का मन होगा तो मुझे बोल देंगे, इसी बहाने कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। पाकी खाना बनाने के लिए सब्जियां काटने लगती है कि तभी उसके फोन पर कॉल आता है। हेलो हेलो, मैं दूसरी सोसाइटी से नीतू बोल रही हूँ। मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छी रबड़ी बनाती हो, तो मेरे घर पर 2 किलो रबड़ी लेकर आ जाओ। सोसाइटी के नीचे आ जाओगी तो कॉल कर देना, मैं गार्ड को भेज दूंगी, ठीक है? पाकी की पूरी बात सुने बिना ही नीतू कॉल कट कर देती है, जिसके बाद पाकी और परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? खाना बनाने जा रही थी और अब कॉल आ गया। पाकी को परेशान देख सुजाता कहती है, अरे बहू तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं किस लिए हूँ, मैं खाना बना देती हूँ, तू रबड़ी बनाकर उनको दे आ। पाकी रबड़ी बनाने लगती है और सुजाता खाना बनाती है। खाना बनाते हुए छोड़ पाकी को जाना पड़ता है, जो पाकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी को मेरी वजह से खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं, अब मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही पाकी को कई बार रबड़ी का ऑर्डर मिल जाता है। कुछ दिनों बाद पाकी नहाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी से फोन आता है। अरे पाकी, मैं जया बोल रही हूँ, प्रभा के घर पर मिले थे ना हम। आज मेरे घर पर पार्टी है तो तू रबड़ी ले आना और थोड़ा जल्दी आना, अभी से बनाने लग जाओ। खुद से अगर मैं रबड़ी बनाने लगी तो पानी भरना रह जाएगा और मेरा नहाना भी रह जाएगा। अरे पाकी सुन रही हो ना, जल्दी करो। पाकी नहाना छोड़कर रबड़ी बनाने में लग जाती है, जिससे पानी भरना रह जाता है और उन्हें इस वजह से काफी दिक्कत भी होती है। माँ जी, वो पानी नहीं भरा आज मैंने, रबड़ी बनानी थी और उनको थोड़ा जल्दी थी, इसीलिए रह गया। पाकी के रबड़ी बनाने से जैसे काफी काम रह जाते थे और उसे जब लेकर जाना था तो भी पाकी को काफी दिक्कत होती रहती थी। ऐसे ही एक रात पाकी रबड़ी देकर घर आ रही होती है। अरे कहाँ जा रही हो? चलो घर छोड़ देते हैं। बस मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पता नहीं कैसे कैसे लड़के हैं। अरे क्या हुआ मैडम, कुछ तो बोलो। पाकी डरते हुए घर जाती है और चुप हो जाती है। क्या हुआ बहू, तू ऐसी चुप क्यों है? अगर मैंने माँ जी को बताया कि ये सारी परेशानी हो रही है तो ये लोग मुझे मना कर देंगे, वैसे भी घर में तो दिक्कत चल रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा थक गई थी बस इसीलिए। पाकी सबके साथ खाना खाती है, फिर जब कमरे में जाती है तो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, देखिए अभी वैसे भी आपके पास कोई काम नहीं है और रबड़ी बनाने का काम मेरे पास सर्दी के समय ज्यादा आ रहा है, तो अब ऐसा करेंगे कि आप रबड़ी देने का काम करें ताकि मुझे भी आसानी हो और आपको भी थोड़ा काम मिल जाए। हाँ ये तो सही रहेगा, वैसे भी तुम अकेले कितना करोगी और इसी बहाने मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। अंकित अब रबड़ी देने का काम करने लगता है और पाकी रबड़ी बनाने का, जिससे पाकी की परेशानी हल हो जाती है और कुछ समय बाद पाकी अपनी दुकान भी खोल लेती है।